हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी यात्रा चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन्होंने अपने देश में संविधान की प्रक्रिया को लगभग कंप्लीट कर लिया था, और बचे हुए देश जो थे वो अपने देश का संविधान बनाने की दौड़ में शामिल थे, और भारत भी उनमें से एक था। आज शुरू करते हैं प्रस्तावना शब्द से। तो प्रस्तावना प्रियम्बल शब्द सबसे पहले कहाँ से आया? तो सभी लोग जानते हैं कि यूएस ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख किया था, और उसी ने लिखित संविधान को बनाया था। भारत में 1930 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से एक ड्राफ्ट पेश किया था। उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास होने के बाद प्रियम्बल का नाम दिया गया। एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं कि जिस तरीके से प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट है या नहीं है, सोर्स ऑफ पावर कहाँ से मिलती है। तीसरा है कि क्या प्रस्तावना जो है उसमें अमेंडमेंट संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पे हम आज गौर करेंगे। क्या संविधान का पार्ट है प्रस्तावना? तो इसके लिए आपको दो केस पढ़ने पड़ेंगे। पहला है बेरूबारी 1960 का, और केशवानंद भारती 1973 का। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एक्सप्लेन करके वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी। तो बेरूबारी केस में 1960 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया कि प्रस्तावना जो है वो पार्ट नहीं है संविधान का। प्रियम्बल इज़ जस्ट ए इंट्रोडक्शन, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। तो जब बेरूबारी केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया तो इसका जब इंट्रोडक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेंडमेंट भी उसमें नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, 13 साल बाद केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो पहले वाला जो डिसीज़न दिया था वो सही नहीं था। केशवानंद भारती वाला अब से क्या है, 1973 से क्या है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुई पहली बात। अब सोर्स ऑफ पावर की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ पावर में प्रस्तावना में पहली ही लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स द अथॉरिटी बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो लोग हैं, लोग जो है ना, भारत के जो नागरिक हैं, वहाँ से इसको पावर मिलती है, मतलब संविधान को पावर मिलती है भारतीय नागरिकों के द्वारा। उसके आगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेंटी, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सोवरेंटी, इंटरनल सोवरेंटी और एक्सटर्नल सोवरेंटी। सुप्रीम एक्सटर्नल सोवरेंटी का मतलब है कि भारत अपने जो डिसीज़न है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें अपना जो वोटिंग है वो अपनी खुद दे सकता है। या तो वो फेवर में होगा तो दे सकता है, अगर उसको सही नहीं लग रहा है तो वो उसको मना भी कर सकता है। तो एक्सटर्नल जो अफेयर है तो उसको प्रभुत्व संपन्न एक्सटर्नल वाला पार्ट हो गया। इंटरनल का मतलब होता है कि जिस तरीके से रिलीजन है बहुत सारे इंडिया में, तो किसी धर्म ने फतवा जारी कर दिया किसी के खिलाफ, तो इस तरीके के जो भी रिलीजन कार्य करेंगे तो उसमें भारतीय संविधान स्टेप ले सकता है अपने सिटीज़न अपने नागरिकों के हितों के लिए। दूसरी बात आती है समाजवादी। तो समाजवादी कई तरीके की होती है, जैसे कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ये एक तरीके से हिंसात्मक होता है समाजवादी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, फेमिनिज्म सोशलिज्म। तो एक ये भी एक इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ सोशलिज्म। और एक और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो भारत ने अपनाया, तो हम लोग कह सकते हैं कि समाजवादी शब्द का प्रस्तावना में जो अर्थ है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के आधार पर लिया गया है। तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर गलत लिखा है, इट इज़ ए ह्यूमन एरर, आप इसे सही कर लिए, पंथ विरोध लिखा हुआ है, यहाँ काट लीजिए। ये है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि सबसे पहले इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, सभी लोग जानते हैं, एकदम पंथ निरपेक्ष। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि इंडिया जब उसका कोई धर्म नहीं है तो वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता, विल नॉट बी प्रमोट एनी पर्टिकुलर सिंगल रिलीजन। यहाँ भी दो शब्द को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। एक शब्द होता है पंथ निरपेक्ष और दूसरा शब्द है सर्वधर्म समभाव। धर्म निरपेक्ष का मतलब है एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी, जो भारतीय संविधान के फेवर में दिखाई पड़ती है।
आगे बढ़ते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक सभी जानते हैं, गणराज्य शब्द यहाँ पर आया तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हम जब गणराज्य शब्द को डालने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि सोवरेंटी तो पहले ही यूज़ कर चुके थे भारतीय प्रस्तावना में। तो गणराज्य का बेसिकली मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड, अगर इलेक्टेड हो रहा है तो वो गणराज्य है, अगर इलेक्टेड नहीं हो रहा है ब्रिटेन की तरह तो वो गणराज्य नहीं है, वंशानुगत आधार पर उसको चुना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, न्याय जो है किस आधार पर होगा, 4 तरीके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर, समानता, इक्वालिटी हम लोगों को मिलेगी प्रतिष्ठा और अवसर के आधार पर। और इसी के आगे पूरा आप देखिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, इससे पहले की वीडियोस में आप देख लीजिए 26 नवंबर और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस मैंने बताया था कि बन कब गया था और लागू कब किया गया था, ये आप इससे पहले की वीडियो में देख लीजिए। तो को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान का हो गया एक्सप्लेनेशन। आप क्या कहते हैं, इसको 1-2 बार पढ़िए, 1-2 बार वीडियोस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात आती है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें लिखित और लोक निर्मित संविधान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आप देखिए। हाँ, लिखित है और लोगों को द्वारा बनाया गया है, विभिन्न संविधानों से उद्धृत है, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से सभी के निचोड़ हम लोगों ने संविधान में अच्छे तरीके से इसको भारतीय संविधान को उद्धृत किया। सभी संविधान को पढ़ने के बाद नम्य और अनम्य का मिश्रण है, इसमें संशोधन आसानी से भी हो जाता है और मुश्किल से भी होता है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। विश्व का सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान है, ये भी पहले बता चुका हूँ कि ज्योग्राफिकल एरिया भारत का बहुत ज़्यादा है। रिलीजन आप देख लीजिए, इसमें कितनी डाइवर्सिटी है। जब डाइवर्सिटी रिलीजन में है तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी ऑब्वियसली उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान बन जाता है। एकात्मक संघात्मक शासन का समृद्ध रूप है, आगे देखेंगे। मौलिक अधिकारों की न्याय प्रकृति है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रकृति, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये भी देखेंगे आगे। अब संविधान के स्रोत में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संवैधानिक प्रावधान तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का परिष्कृत रूप है और संविधान के निर्माण में निम्न देशों से संविधान से सहायता ली गई थी, जैसे कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन सबको आप पढ़ लीजिए, कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधानों को उठाया गया और अपने भारतीय संविधान में इनबिल्ट किया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आगे की सीरीज़ आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं और अपलोड करूं तो स्टडी यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।